नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले लद्दाख रीजन में हमारे सेना के जो 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच में टेंशन काफ़ी समय से चल रही है और इसी के परिणाम स्वरूप दोनों देश के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई और हमारी सेना के 20 जवान इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इन सभी जवानों को एक बार फिर से हम सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि। और आप लोग भी देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं और कोशिश करिए कि चीन के जो भी प्रोडक्ट हैं, वहाँ के ऐप हैं, जहाँ तक संभव है वहाँ तक इनका बहिष्कार करें और कमेंट में भी लिखिए बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से आप भी देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 16 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये दिवस होता क्या है? तो जो भी हमारे प्रवासी अपने घर को छोड़ करके अपने परिवार के लोगों के बेहतरी के लिए जा कर के काम करते हैं, उन सभी के योगदान को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी और 2015 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। तो इस बार की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये इस बार की थीम रखी गई है कोविड-19 को देखते हुए। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पर रेमिटेंसेज प्राप्त होता है उसमें 23% की कमी देखने को मिलेगी। और यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक रेमिटेंस में कुल मिलाकर के 110 बिलियन डॉलर की कमी देखने को मिलेगी कोविड-19 क्राइसिस के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 के विजेता कौन रहे? तो इस कप को जीता है सेफ अंगद सिंह राणा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो एक भारतीय सेफ हैं जिनका नाम है देवेंद्र कुमार। इनके द्वारा कुलिनरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसी एसोसिएशन के द्वारा जो भी हमारे सेफ होते हैं यानी कि खाना बनाने वाले, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान रहे हैं स्टीवन फ्लेमिंग, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर सेफ अंगद सिंह राणा क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 को इन्होंने जीता है। इसके अलावा क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्स और बेवर BBQ के भी विजेता रहे हैं। तो सिर्फ ध्यान रखिएगा सेफ अंगद सिंह राणा ने इस पुरस्कार को जीता है। और आज हम लोग वुहान वायरस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश भारत में 3,54,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और कल की डेट में हमारे यहाँ पर 2,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस वायरस से। USA सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है, ब्राज़ील है दूसरे और रसिया रहा है तीसरे स्थान पे। और इस तरह से हमारे देश में भी कोविड-19 के कारण जो डेथ का आंकड़ा है वह इस समय 11,000 के ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 12,000 ये पहुंच चुका है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से अपने बाहर मत निकलिए। ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। और यहाँ पर मैंने मार्च महीने की क्विज़ भी अपलोड कर दी है और 1 से 2 दिनों के अंदर जून महीने का जो बेस्ट 200 है उसकी क्विज़ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। और मैंने आपसे बार बार कहा है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप मैक्सिमम क्विज़ को अटेम्प्ट करें। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल क्विज़ को अटेम्प्ट करके ही अपनी परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो वीडियो आप कितनी भी देख लें, अगर आप रेगुलर टाइम पे क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये है KB गुरुजी टेलीग्राम चैनल, यहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जिससे आपको PDF मिल जाएगी और डेली मैं जो MCQs पूछता हूँ उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। जून 2020 में किसके द्वारा E-ऑफिस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है CBIC के अध्यक्ष M अजीत कुमार जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो CBIC के जो अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार जी, इनके द्वारा जो हमारे देश में
CGST और सीमा शुल्क के 500 से ज़्यादा कार्यालय हैं वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। तो अब CBIC कार्यालय में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह अब स्वचालित होने लगेंगी और इस प्रकार से भारत का सबसे बड़े विभागों में से एक हो जाएगा CBIC, जहां पर इस प्रकार से स्वचालित प्रक्रियाएं होती हैं। बात करते हैं ई-ऑफिस ऐप की। तो इसका निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है और इसका संचालन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ई-ऑफिस है CBIC का नया ऐप। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CBIC के द्वारा तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। जून 2020 में किसके द्वारा जर्मी बैंड डिवाइस को लॉन्च किया गया? तो इस डिवाइस को लॉन्च किया है हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर जर्मी बैंड डिवाइस की। तो इसका निर्माण हैदराबाद की नियो इन्वेंट्रॉनिक्स के द्वारा किया गया है और इस ऐप के माध्यम से जो भी हमारे सतह पर रोगाणु होते हैं, इसके अलावा एयर में रोगाणु होते हैं, उनको 99.99% तक मारा जा सकता है। अब भाई बात करते हैं 0.01 की, तो इतना कीटाणु तो डिटॉल और लाइफ बॉय भी छोड़ देते हैं, तो ये भी 99.99% कीटाणु को ही मारता है। स्थापना अच्छा कहाँ पर हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, जो कि है हैदराबाद में, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना में सहयोग दिया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नीति आयोग ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। जी किशन रेड्डी अभी कुछ समय पहले चर्चा में थे, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके कल्याण के लिए एक समिति गठित की गई है और उसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। जून 2020 में सिप्री द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु वारहेड की संख्या कितनी है? तो भारत में जो परमाणु वारहेड हैं उनकी संख्या है 150। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिप्री की बात करते हैं तो इनके द्वारा ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास में परमाणु वारहेड है और इस सूची में भारत का स्थान 7वां रहा है। भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं, चाहे हम बात करते हैं चीन की या फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, इनके पास भारत से ज़्यादा परमाणु वारहेड हैं। चीन की बात करते हैं तो इनके पास टोटल 320 हैं, पाकिस्तान के पास 160 परमाणु वारहेड हैं। वहीं पर जो पूरी दुनिया में परमाणु वेपन्स हैं उनमें रूस और अमेरिका के पास में कुल संख्या का अकेले 90% है। सिप्री की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना इसकी 6 मई 1966 को हुई थी और सिप्री के द्वारा इससे पहले भी 2-3 रिपोर्ट जारी की गई हैं। तो अगर उनके बारे में आपको आइडिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 के कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया गया? तो ये जो रेडीनेस इंडिकेटर है इसका विकास किया है IISc बेंगलुरु ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो इसके माध्यम से जो भी हमारे कार्यस्थल होंगे संगठनों के, वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए इस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाएगा जिससे वह कोविड-19 के संक्रमण से बच सके। तो IISc बेंगलुरु के द्वारा कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। IISc बेंगलुरु के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा प्रोजेक्ट वायु के अंतर्गत वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। उसके अलावा टाइम्स हायर एजुकेशन की जो एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग आई थी उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है IISc बेंगलुरु और ये रहा है 36वें स्थान पे। उसके अलावा क्वेक कोरेली साइमंड्स की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 आई है उसमें हमारा IIT मुंबई रहा है 172वें स्थान पे और 150वें स्थान पे रहा है IISc बेंगलुरु। तो इस प्रकार से ये दूसरा भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और हमारे यहाँ पर जो मानव विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की रिपोर्ट आई है इसमें ये IIT मद्रास के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इंडिया गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए
करेक्ट होगा। धर्मेंद्र सिंह की बात करते हैं तो ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ हमारे इस्पात मंत्री भी हैं। और ये जो हमारा इंडिया गैस एक्सचेंज है, यह एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिससे गैस ट्रेडिंग को मदद मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धर्मेंद्र सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इनके पास कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं। इसके अलावा पीएमओ के राज्य मंत्री भी हैं और पूर्वोत्तर भारत के भी विकास के लिए ये राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर है, इसके माध्यम से अगर आपको कोविड-19 के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपकी कोई शिकायत है तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बीएसएनएल के सहयोग से जो हमारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, उसके द्वारा इस फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है। पीएम वन धन योजना के तहत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनकी संख्या को बढ़ा करके कितना किया गया? तो पहले इनकी संख्या थी 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की और अब इसे बढ़ा करके 50,000 किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जो भी हमारे जनजातीय समुदाय से संबंधित कार्य होते हैं वे ट्राइफेड के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के द्वारा अभी वन धन ट्राइबल स्टार्टअप ब्लूम इन इंडिया शीर्षक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और इस वेबिनार के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि जो हमारे 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनकी संख्या को बढ़ा करके 50,000 किया गया है। और इसके साथ साथ अब हम लोग वन धन योजना के अंतर्गत 10 लाख आदिवासियों को कवर करेंगे। बात करते हैं पीएम वन धन योजना की। तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी इस उद्देश्य से कि जो भी हमारे जनजातीय उत्पाद हैं, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनकी संख्या को हम लोग बढ़ाएंगे और जिससे हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे अपनी जीविका को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। और आपको पता होगा ट्राइफेड के द्वारा टेक फॉर ट्राइबल नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। किस संगठन के द्वारा विभिन्न स्थानों से दावा निपटान यानी कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट करने की सुविधा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की है ईपीएफओ ने, जिसे हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये करेगी क्या? देखिए, जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कई सारे कार्यालय हैं। तो अगर आपको पेंशन से संबंधित, आंशिक निकासी से संबंधित या आपके भविष्य निधि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता था या आपकी शिकायत होती थी, तो आपको अपने उस कार्यालय पर जाना होता था और उसके बारे में आपको निदान वहां से ही प्राप्त करना होता था। तो अब विभिन्न स्थानों से दावा निपटान की जो सुविधा है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि अगर आपकी समस्या दिल्ली में है और आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो यहाँ के भी क्षेत्रीय कार्यालय से आप अपनी समस्याओं का निपटान ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ये सुविधा अब शुरू की गई है। बात करते हैं ईपीएफओ की। तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी और ये हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो संतोष गंगवार इसके मंत्री हैं, जिनके द्वारा हम सफ़र ऐप और संतुष्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। मैट पूरे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ये न्यूजीलैंड देश के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये है मैट पूरे। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बात हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसके निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया एज ए डायरेक्टर? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है देवेंद्र कुमार सिंह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देवेंद्र कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे एमएसएमई मंत्रालय में इस समय अतिरिक्त सचिव हैं और अब राम मोहन मिश्रा के स्थान पे जो सिडबी का निदेशक मंडल है उसमें केंद्र सरकार के ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सिडबी की बात करते हैं तो स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा। किस संगठन के द्वारा सिडबी के बारे में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि
उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में मिलकर के इन्होंने स्टार्टअप फंड का भी निर्माण किया है। किस संगठन के द्वारा 12 देशों के साथ कोविड-19 पर गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए वेरीफाइड इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? तो ये जो वेरीफाइड इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा भारत सहित 12 देशों के साथ में मिलकर के की गई है। कई सारे इसमें थीम हैं जिनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि साइंस टू सेव लाइफ, सॉलिडेरिटी टू प्रमोट लोकल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, और है सॉल्यूशन टू एडवोकेट फॉर सपोर्ट टू इम्पैक्टेड पॉपुलेशन। तो इन चीज़ों की शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं इनके कार्यकाल को कितने वर्ष करने को प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर आरबीआई ने प्रस्तावित किया है 10 वर्ष मैक्सिमम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दरअसल अभी आरबीआई के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम है गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं भारत में उनमें किस प्रकार का प्रशासन हो। तो आरबीआई ने ये कहा है कि जो भी हमारे बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक होंगे या फिर उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे उनका कार्यकाल या तो 70 वर्ष की आयु तक होगा अधिकतम, या फिर अधिकतम होगा 10 वर्ष। अभी तक हालांकि इनका कार्यकाल होता है 15 वर्षों का, यानी कि 15 वर्षों तक कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक या सीईओ के पद पर रह सकता है। तो ये चेंज किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। और अगर आपको याद हो तो आरबीआई के द्वारा इससे पहले एमडी और सीईओ की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए भी एक प्रावधान किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि अगर आपको किसी को एमडी नियुक्त करना है तो जो वर्तमान में एमडी है उसके कार्यकाल समाप्त होने के 4 माह के पहले आपको हमें बताना होगा कि हम लोग नए एमडी को चयन कर रहे हैं और उसके नाम का प्रस्ताव भेजना होगा। और अगर आप किसी एमडी को फिर से नियुक्त कर रहे हैं यानी कि उसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको 6 माह पूर्व उसकी सूचना देनी होगी। तो ये चीज़ें भी आपको आरबीआई के बारे में याद रखनी है। और अभी कानपुर का जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर 6 माह का प्रतिबंध भी आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था अरुणाचल प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से जो भी प्रश्न लास्ट में होते हैं इनको आप लोग हमेशा अच्छे तरीके से याद रखा करिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड केयर और मी बडी नाम का जो कोरोना वायरस के लिए ऐप है इसे अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा, इसके साथ में समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार का जल जीवन मिशन है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2024 तक हम सभी ग्रामीण इलाकों में जल प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2023 तक सभी को स्वच्छ जल प्रोवाइड करने का प्रोग्राम बनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश और मेघालय के साथ में टैग किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसने अपना एक नया लोगो भी इसी वर्ष जारी किया है। अरुण भूमि नाम का पहला हिंदी समाचार पत्र भी अरुणाचल प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। पक्के पागा त्यौहार, तो पक्के नाम का टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएगा और पक्के पागा त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पहला जो नवाचार महोत्सव हुआ यानी कि इनोवेशन फेस्टिवल हुआ, इसका आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिगिंग टूटिंग रोड के ऊपर रबंग ब्रिज का निर्माण किया गया है और BRO के द्वारा ही सुबनसिरी नदी पर दापो रिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। और जो हमारे देश में वन स्थिति के ऊपर रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाग पर
अगर आपको वन मिलेगा किसी राज्य में तो वो है आपका कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और अगर हम लोग परसेंट की बात करते हैं तो पहले स्थान पे है मिजोरम। लेकिन हम लोग चाहे प्रतिशत के आधार पर बात करें या फिर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, इन दोनों आधारों पर अरुणाचल प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि आपको कमेंट सेक्शन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े हुए करंट अफेयर को लिखना है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि भारत और चीन के बीच में 1967 में एक मिलिट्री क्लैशेज हुआ था 2 स्थानों पर सिक्किम में, तो उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं जिससे आपको थोड़ा सा उस युद्ध के बारे में भी आइडिया हो। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।